टाइम के गोल्डन सैंड्स में कई राजा और रानियां उठे और गिरे हैं। उनके नाम डेजर्ट की हवा में फुसफुसाहट बनकर रह गए हैं, लेकिन एक नाम तूफान की ताकत के साथ गूंजता है, क्लियोपेट्रा। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह खुद इजिप्ट थी। वह आखिरी फाहरो थी, एक शानदार सभ्यता की आखिरी सांस जो हजारों सालों से खड़ी थी। उसकी कहानी सिर्फ रॉयल्टी की एक सिंपल टेल नहीं है, ये सर्वाइवल की एक सागा है, इंटेलिजेंस की, और एक ऐसी विल जो इतनी स्ट्रांग थी कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर को चैलेंज कर सकती थी। वह एक ऐसी दुनिया में एक महिला थी जिस पर पुरुषों का रूथलेसली डोमिनेशन था, एक रूलर जिसने उनके गेम्स में सिर्फ एक प्यादा बनने से इनकार कर दिया। इमेजिन करो एंशिएंट इजिप्ट को, लाइफ गिविंग नाइल रिवर, शानदार पिरामिडों और ऑ इंस्पायरिंग टेम्पल्स की भूमि, हवा में धूप और देवताओं के रहस्यों की खुशबू भरी है। यह क्लियोपेट्रा का किंगडम था। क्लियोपेट्रा की पावर की जर्नी सिल्क और रोजेस के रास्ते पर नहीं, कांटों और धोखे के रास्ते पर शुरू हुई। वह 18 साल की कम उम्र में थ्रोन पर बैठी जिम्मेदारी की एक दुनिया अचानक उसके यंग कंधों पर आ गई। उसे जो किंगडम इनहेरिट हुआ था वह एक स्टेबल पैराडाइज नहीं था, वह पॉलिटिकल इंट्रीग और फैमिली राइवलरी से भरा एक नेस्ट ऑफ वाइपर्स था। ट्रेडिशन के अनुसार उसे अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ अपना रूल शेयर करना था। यह भरोसे पर आधारित पार्टनरशिप नहीं थी, यह एक फोर्स्ड अलायंस था। पावरफुल कोर्ट यूनुक्स जनरलों ने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया। उन्होंने एक यंग गर्ल को देखा और उन्होंने उसे पूरी तरह से अंडरएस्टिमेट किया। अलेक्जेंड्रिया का कोर्ट एक डेंजरस जगह थी जिसने कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था। उसके भाई के आसपास के एडवाइजर्स लगातार उसके खिलाफ साजिश रचते थे। उसके कान में संदेह और एम्बिशन के झर फुसफुसाते थे। उन्होंने उसे अपनी बहन और कोरूलर के खिलाफ करने के लिए अथक रूप से काम किया, उसे आइसोलेट करने और सारी अथॉरिटी छीनने की कोशिश की। वे उसकी इंटेलिजेंस और उसके करिश्मा से डरते थे और पहचान गए कि वह चुपचाप सेकेंडरी रोल स्वीकार नहीं करेगी। क्लियोपेट्रा जानती थी कि वह दुश्मनों से घिरी हुई है। पैलेस में हर परछाई में एक खतरा हो सकता था और हर फ्रेंडली स्माइल में एक खंजर छिपा हो सकता था। उन्होंने उसे अलेक्जेंड्रिया से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया, उसे एग्जाइल में जाने के लिए मजबूर किया। एक कमजोर व्यक्ति के लिए यह एंड होता, लेकिन क्लियोपेट्रा के लिए यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था। एग्जाइल में रहते हुए उसने निराशा नहीं की, इसके बजाय उसने अपनी खुद की आर्मी बनाना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी आर्मी को इजिप्ट की ओर मार्च करने के लिए तैयार किया, वह अब सिर्फ वह यंग क्वीन नहीं थी जिसे बाहर निकाला गया था, वह एक कमांडर थी, पुरुषों की लीडर और एक महिला मिशन पर अपनी डेस्टिनी वापस पाने के लिए। सिविल वॉर के लिए स्टेज सेट था और क्लियोपेट्रा फाइट के लिए तैयार थी। क्लियोपेट्रा को समझने के लिए सबसे पहले रोमन कहानियों से परे देखना होगा और उसके असली हथियार, उसके इंटेलेक्ट को देखना होगा। उसका दिमाग उसकी सबसे तेज तलवार थी। वह एक पॉलीमैथ थी उस युग की, जब ज्यादातर रूलर सिर्फ वॉरियर होते थे। क्लियोपेट्रा कम से कम 9 भाषाओं में फ्लुएंट थी। इजिप्शियन, ग्रीक, लैटिन, यह एक रेवोल्यूशनरी एक्ट था। वह 300 सालों में अपने टॉलेमिक राजवंश की पहली रूलर थी जिसने इजिप्शियन भाषा सीखी। यह लिंग्विस्टिक स्किल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल था। इससे उसे सीधे कनेक्ट करने और नेगोशिएट करने का लाभ मिला। उसकी लीडरशिप स्टाइल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी और पब्लिक रिलेशंस में मास्टर क्लास। वह सिंबॉलिज्म जानती थी, खुद को देवी आइसिस की तरह प्रेजेंट करना। उसने प्राथमिक धार्मिक भावनाओं को टैप किया। यह ब्रिलियंट पॉलिटिकल थिएटर था। इसने उसकी स्टेटस बदल दी, नश्वर रानी से डिवाइन प्रोटेक्टर। उसने सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया, उसने ट्रेडिशंस का सम्मान किया, उसने लोगों से दिखाया कि वह उनमें से एक थी। यह इमेज उसे लॉयल्टी और प्यार दिला गई। क्लियोपेट्रा की इंटेलिजेंस इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस तक फैली थी। उसे एक किंगडम मिला जो कर्ज और करप्शन से जूझ रहा था। उसने इकोनॉमी स्टेबलाइज करने का काम किया, उसने करेंसी में सुधार किया, उसने एग्रीकल्चरल वेल्थ, अनाज को मैनेज किया। इजिप्ट मेडिटेरेनियन का ब्रेड बास्केट था। उसने फूड सप्लाई कंट्रोल करके रोम पर भी लिवरेज पाया। वह एक हैंड्स ऑन रूलर थी, एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स पर ध्यान दिया, टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटेलिजेंस, करिश्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। इस कॉम्बिनेशन ने उसे प्यार और डर दिलाया। यह उसकी असली शक्ति थी। क्लियोपेट्रा की कहानी रोमन हिस्ट्री के 2 सबसे पावरफुल पुरुषों, जूलियस सीजर, मार्क एंटनी के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। ये सिंपल लव अफेयर्स नहीं थे, वे इमेंस पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के स्ट्रैटेजिक अलायंस थे। वे अलायंस थे जो एम्बिशन और सर्वाइवल की भट्टी में बने थे। उसका पहला और शायद सबसे क्रिटिकल अलायंस जूलियस सीजर के साथ था।
जब सीजर और पोम्पी के बीच सिविल वॉर इजिप्ट में फैला, क्लियोपेट्रा ने अवसर देखा। एलेक्जेंड्रिया के पैलेस में कारपेट में लिपटी हुई वह पेश हुई। ये डेस्परेशन नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट, कैलकुलेटेड मूव था। उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली को जीतने पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्लियोपेट्रा और सीजर की मुलाकात टर्निंग पॉइंट थी। सीजर, एक महान इंटेलेक्ट और एक तेज एम्बिशन का आदमी, तुरंत प्रभावित हुआ। उसने सिर्फ खूबसूरत रानी नहीं देखी, उसने एक शार्प पॉलिटिकल माइंड देखी और एक डिटरमिन्ड पार्टनर। उसने उसके ग्रैंड विजन को भी देखा। सीजर ने उसके भाई के खिलाफ उसके क्लेम का समर्थन किया। एलेक्सेंड्रियन युद्ध खूनी और कठिन था, पर सीजर की लेजेंड्स ने क्लियोपेट्रा की जीत सुनिश्चित की। उसका भाई हरा और क्लियोपेट्रा इजिप्ट की एकमात्र रूलर बनी। यह अलायंस उसके थ्रोन को सुरक्षित करने के साथ साथ इजिप्ट को संभावित रोमन प्रांत से एक प्रोटेक्टेड सहयोगी में बदल गया। सीजर की हत्या के बाद रोम फिर से कैओस में डूबा। शक्ति के लिए टकराव उभरे, ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा ने फिर से सावधानी से साथी चुना। उसने एंटनी को चुना। टार्सस में उनकी मुलाकात पूरी तरह राजनीतिक थिएटर थी। वह बैंगनी पाल वाली गोल्डन बार्ज पर आई, देवी वीनस के रूप में सजी, परिचारिकाओं से घिरी। वह एक जनरल से नहीं मिली, उसने खुद को एक डिवाइन बीइंग के रूप में पेश किया, ईस्ट के सबसे शक्तिशाली के बराबर। क्लियोपेट्रा और एंटनी का रिश्ता असली स्नेह और साझा एम्बिशन था। यह पार्टनरशिप थी जो पावर और ग्लोरी का प्रतिबिंब थी। उन्होंने एक नए हेलेनिस्टिक ईस्टर्न एम्पायर का सपना देखा, अलेक्जेंड्रिया उसकी राजधानी जो रोम को चुनौती दे। एंटनी ने मिलिट्री ताकत दी, क्लियोपेट्रा ने दौलत दी और अपनी स्ट्रेटेजिक बुद्धि दी। यह सिर्फ रोमांस नहीं था, यह नई विश्व व्यवस्था की नींव थी और उनका मिलन कह रहा था, भविष्य ईस्ट में तय होगा। क्लियोपेट्रा ने प्रोटेक्शन के लिए जो अलायंस बनाए थे, अंततः वे आखिरी एपिक टकराव का कारण बने। क्लियोपेट्रा के जीवन के आखिरी चैप्टर्स उसकी असली कैरेक्टर को जीत में नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट रूइन के सामने दिखाते हैं। मार्क एंटनी के साथ उसने जो सपना बनाया था, वह 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ग्रीस के तट से दूर पानी में बिखर गया। नौसेना की लड़ाई एक कैटास्ट्रॉफिक हार थी। ऑक्टेवियन के बेड़े की बेहतर रणनीति का सामना करते हुए, जिसे ब्रिलियंट जनरल एग्रिप्पा ने कमांड किया था, एंटनी और क्लियोपेट्रा की सेना को आउटमैन्यूवर किया गया और नष्ट कर दिया गया। लड़ाई से उनकी उड़ान, हालांकि शायद फिर से संगठित होने का एक स्ट्रैटेजिक प्रयास था, ऑक्टेवियन के प्रोपेगेंडा द्वारा कायरता के एक एक्ट के रूप में चित्रित किया गया था। एक पूर्वी साम्राज्य का सपना मर चुका था और अब केवल जीवित रहने का लक्ष्य बचा था। एलेक्जेंड्रिया लौटकर क्लियोपेट्रा निराशा में नहीं गिरी। वह अपने शावकों और अपने मांद की रक्षा करने वाली एक शेरनी बन गई। वह जानती थी कि ऑक्टेवियन की सेना जल्द ही उसके द्वारों पर होगी और उसने भयानक दृढ़ संकल्प के साथ अनिवार्य घेराबंदी की तैयारी की। उसने ऑक्टेवियन के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की, उम्मीद कर रही थी कि उसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स मलबे से कुछ बचा सकती हैं, शायद अपने बच्चों के लिए सिंहासन सुरक्षित कर सकती हैं। लेकिन ऑक्टेवियन अड़ियल था। उसने पार्टनर नहीं चाहा, उसने सहयोगी नहीं चाहा, उसने एक पुरस्कार चाहिए था। उसे इजिप्ट की पौराणिक रानी चाहिए थी, जिसे रोम की सड़कों से जंजीरों में बांधकर परेड किया जाए और सभी गृहयुद्धों का अंत घोषित किया जाए। यहाँ तक कि जब एंटनी अपनी हार की निराशा में डूबकर गहरे डिप्रेशन में चला गया, क्लियोपेट्रा केंद्रित रही। उसने बेताब भागने की योजनाओं की खोज की, यहाँ तक कि भारत भागने पर भी विचार किया। उसने अपने शहर की रक्षा की देखरेख की, बिना लड़ाई के अपने राज्य को सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इन अंतिम दिनों में उसकी ताकत उल्लेखनीय थी। जबकि एंटनी ने केवल अपनी व्यक्तिगत बर्बादी देखी, क्लियोपेट्रा इजिप्ट के लिए लड़ रही थी। क्लियोपेट्रा अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही थी। क्लियोपेट्रा अपनी खुद की विरासत के लिए लड़ रही थी। वह खुद को पकड़ने नहीं देगी। रोमन विजय में एक कैदी होने का विचार एक ऐसी रानी के लिए मृत्यु से भी बदतर था। अंत में जब सब कुछ खो गया और एंटनी मर गया, क्लियोपेट्रा ने अपना अंतिम विकल्प चुना। ऑक्टेवियन ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने अभी तक उसकी भावना को नहीं तोड़ा था। उसने एक आखिरी चीज को नियंत्रित किया, अपनी खुद की मौत। पौराणिक कथा के अनुसार उसने अंजीर की एक टोकरी में एक जहरीला सांप तस्करी करवा दिया। सांप इजिप्ट में शाही परिवार का प्रतीक था। उसकी आत्महत्या उसके विद्रोह का अंतिम कार्य थी। यह एक रणनीतिक कदम था जिसने ऑक्टेवियन को उसकी अंतिम जीत से वंचित कर दिया। वह एक रानी के रूप में अपनी शर्तों पर अपने ही महल में मर गई और उसने अपने दुश्मन से उसकी ट्रॉफी छीन ली। साहस के इस अंतिम कार्य ने उसकी पौराणिक स्थिति को मजबूत कर दिया। उसे एक हारी हुई सम्राट से विद्रोह के एक अमर प्रतीक में बदल दिया। उसकी कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये रेजिलियंस का एक एटर्नल लेसन है।
डेस्टिनी को आकार देने की हिम्मत की, एक ऐसी गूंज छोड़ गई जिसे समय भी शांत नहीं कर सकता। क्लियोपेट्रा का नाम हजारों साल बाद भी क्यों गूंजता है जब इतने सारे दूसरे रूलर गुमनामी में खो गए हैं? उसकी विरासत सिर्फ एक रानी की नहीं बल्कि एक सिंबल की है। वह पावर, इंटेलिजेंस, फेमिनिनिटी के एक इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो लगातार मोहित और इंस्पायर करता है। हिस्ट्री में जो ज्यादातर पुरुषों द्वारा पुरुषों के बारे में लिखी गई है, वह एक ऐसी महिला के रूप में खड़ी है जिसने आर्मीज को कमांड किया, एक नेशन पर रूल किया, पृथ्वी के सबसे महान एम्पायर को चैलेंज किया। उसने किसी और की कहानी में एक फुटनोट बनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी खुद की कहानी लिखी, एम्बिशन और आग के साथ। उसकी लाइफ साबित करती है कि एक महिला की पावर डरने की धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसी फोर्स है जिससे निपटना होगा। उसकी कहानी बार बार बताई गई है, अलग अलग युगों द्वारा अपनी खुद की नैरेटिव्स के अनुसार रीशेप की गई है। रोमन्स, उसके विजेता, ने उसे एक डिकैडेंट और इमोरल सेडक्ट्रेस के रूप में चित्रित किया। बाद में शेक्सपियर ने उसे एक ट्रैजिक हीरोइन में बदल दिया। हॉलीवुड ने अक्सर उसकी ग्लैमर और उसके रोमांस पर ध्यान केंद्रित किया है। हर वर्जन उसका एक टुकड़ा दर्शाता है, लेकिन कोई भी पूरे को कैप्चर नहीं कर सकता। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एंड्यूरिंग अपील का एक मेजर पार्ट है। वह एक ऐसा आईना है जिसमें हम पावर, लव, एम्बिशन के बारे में अपने खुद के विचारों को देखते हैं। क्लियोपेट्रा की सबसे गहरी विरासत इजिप्ट की आखिरी फारोह के रूप में है। उसकी मौत के साथ 30 सदियों का फारोहिक शासन समाप्त हो गया। इजिप्ट रोम का एक प्रोविंस बन गया। उसकी अपार दौलत अब रोमन खजानों में बह रही थी। वह एक ऐसी सभ्यता की अंतिम विद्रोही लौ थी जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया था। उसने अपना दिमाग, अपनी दौलत, अपना शरीर, अपने बच्चे के साथ अपने किंगडम की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वह फेल हुई, लेकिन उसके संघर्ष की सरासर गुस्ताखी, अपने लोगों और अपने क्राउन के लिए असंभव बाधाओं के खिलाफ खड़े होने की उसकी इच्छा ही उसे लेजेंडरी बनाती है। ये लड़ाई है, सिर्फ परिणाम नहीं, जिसे हम याद करते हैं। आज क्लियोपेट्रा फीमेल पावर का एक आइकॉन है। वह एक रिमाइंडर है कि एक लीडर स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट, स्ट्रेटेजिक, पैशनेट दोनों हो सकता है। उसने इंटेलिजेंस और करेज के साथ क्रूर पॉलिटिक्स की दुनिया को नेविगेट किया, अपने डिस्पोजल में हर टूल का इस्तेमाल किया। वह अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली एक माँ थी, अपने कंट्री के लिए लड़ने वाली एक क्वीन थी और पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ने वाली एक महिला थी। उसकी कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह रेजिलियंस का एक एटर्नल लेसन है। क्लियोपेट्रा अनफॉरगेटेबल है क्योंकि उसने पावरफुल होने की हिम्मत की, उसने ब्रिलियंट होने की हिम्मत की और उसने अपनी खुद की डेस्टिनी को आकार देने की हिम्मत की। एक ऐसी गूंज छोड़ गई जिसे समय भी शांत नहीं कर सकता।